हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी हो गई होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड दिस इज योर पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है। पार्ट 1 देख लीजिएगा आप, इसका लिंक मिल जाएगा आपको। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ एनपीएस, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम दिवस 2025 सेलिब्रेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज पीएफआरडीए ऑन 1 अक्टूबर 2025। सो हमने रिसेंटली 1 अक्टूबर को नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ऑब्जर्व किया था। ठीक है, किसने इसे सेलिब्रेट किया था? पीएफआरडीए द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था एंड its theme was inclusive pension innovative solution strengthening retirement security in India। ठीक है, तो आपका थीम क्या था 2025 का? इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। दिस वाज द थीम ऑफ एनपीएस दिवस 2025। ठीक है, एनपीएस को कब लाया गया था? नेशनल पेंशन सिस्टम को 2004 में आपका लाया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, विच फिनटेक कंपनी पार्टनर्ड विद इंडसइंड बैंक टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक फर्म है, फिनटेक कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है इंडसइंड बैंक के साथ? किस चीज के लिए? नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। तो इट इज क्रेड। ठीक है, किसने किया है? क्रेड ने आपके पार्टनरशिप की है इंडसइंड बैंक के साथ। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो और कार्ड का नाम क्या रखा गया है? क्रेड इंडसइंड बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये जो कार्ड है ये 5% रिवॉर्ड आपको ऑफर करेगा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में एंड 1% ऑफर करेगा ऑन योर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड क्रेडिट स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च दी बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन वेबसाइट। सो इनमें से कौन सी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने लॉन्च किया है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन वेबसाइट को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंश्योरेंस? तो बेसिकली ये वेबसाइट लॉन्च की है आईआरडीएआई ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे एक मतलब वन स्टॉप पोर्टल ये आपका है जहाँ पे आप बाय और कंपेयर कर सकते हो पॉलिसीज को। जैसे अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज हैं, ठीक है, चाहे वो लाइफ प्लान आपका हो या हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज हो, मोटर पॉलिसीज हो, तो उनको आप कंपेयर कर सकते हो और खरीद सकते हो इस पोर्टल से। ठीक है, इसका मेन एम है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी लाना। ठीक है, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में। नाउ आईआरडीआई की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है अजय सेठ। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी कोलैबोरेटेड विद द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च द एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड ऑन द रूपे नेटवर्क। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके द्वारा आपका कोलैबोरेशन किया गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? पहले मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, अब यहाँ पे इस बैंक का कोलैबोरेशन हुआ है कीवी फिनटेक के साथ। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है? कीवी फिनटेक के साथ, लॉन्च करने के लिए एयू कॉस्मोस क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द विच फिनटेक फर्म इंटीग्रेटेड विद एप्पल पे टू इनेबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट फॉर इंडियन मर्चेंट। तो इनमें से कौन सी फिनटेक फर्म है, कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने इंटीग्रेट किया है, जिसने कोलैबोरेट किया है आपका एप्पल पे के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इजीली की जा सके? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेजर पे। रेजर पे और एप्पल पे का यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, अब इस टाइप का कोलैबोरेशन पहली बार देखा गया है and Razorpay become the first Indian payment aggregator to enable Apple Pay for international transactions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय एसएनपी ग्लोबल इंडिया रिसर्च, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026? तो रिसेंटली एसएनपी ग्लोबल इंडिया जो है, इंडिया रिसर्च जो है, इन्होंने प्रोजेक्शन दी है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 2026 में कितनी होगी? फाइनेंशियल ईयर 2026 में इट इज 6.5%। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी।
Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following statements is incorrect with respect to the multiple scheme framework for non-government sector subscriber under the National Pension System introduced by Pension Fund Regulatory and Development Authority, that is PFRDA. तो recently PFRDA ने एक multiple scheme framework आपका launch किया है for the non-government sector subscriber under NPS. ठीक है, अब पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है आपका करेंगे, राइट? सो पहले बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो पीएफआरडीए ने अनाउंस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ अ मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क फॉर द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर अंडर द एनपीएस, और ये आपका इफेक्टिव हो गया है 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं जो एम्प्लॉयड नहीं है गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है बेसिकली, नाउ दे कैन होल्ड मल्टीपल स्कीम अंडर द सिंगल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, पहले यहाँ पे अलाउड नहीं होता था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मल्टीपल स्कीम्स के लिए कि वो होल्ड कर सकते हैं, राइट? नाउ यहाँ पे प्रीवियसली क्या होता था, सब्सक्राइबर वाज लिमिटेड टू ऑपरेट ओनली वन इन्वेस्टमेंट स्कीम पर ईयर एंड वाज अलाउड टू बी एसोसिएटेड विद ओनली वन सीआरए। सीआरए आपका क्या है, इट इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पेंशन फंड जो है, नाउ दे कैन क्रिएट कस्टमाइज स्कीम फॉर डिजिटल इकोनॉमी वर्कर्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, इनके लिए ये कस्टमाइज स्कीम जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक जो आपका मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क आपका होगा, दे मस्ट ऑफर एटलीस्ट 2 रिस्क लेवल, 2 रिस्क लेवल यहाँ पे इन्हें देने होंगे, एक मॉडरेट रिस्क, दूसरा हाई रिस्क, और यहाँ पे लो रिस्क वेरिएंट ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अ 15-year वेस्टिंग पीरियड अप्लाइज टू टीयर 1 अकाउंट। अगर जो टीयर 1 वाला पर्सन है उसको अगर स्विच करना है बाकी स्कीम्स में, तो उसको यहाँ पे एटलीस्ट 15 साल का पीरियड जो है वो सर्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये जो है आफ्टर 15 years दे आर फ्री टू स्विच टू ऑल द स्कीम अंडर द एमएसएफ, राइट? वेरस जो टीयर सेकंड की बात करें, अगर हम टीयर सेकंड अकाउंट वाले, इनका ऑप्शनल है वेस्टिंग पीरियड, मतलब ये वेस्टिंग पीरियड ऑप्शनल रखा गया है इनके लिए फॉर मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल, राइट? मतलब इनके लिए स्विचिंग करना इजी है एज कंपेयर टू टीयर 1 वालों के लिए। ठीक है, नाउ एमएसएफ जो है इट इज अवेलेबल फॉर बोथ टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट। ये चीज हमें क्लियर हो गई, और इसका वेस्टिंग पीरियड याद रखना है, टीयर 1 वालों के लिए कितना है, 15 साल है। ठीक है, इसके अलावा इन केस scheme under the MSF is discontinued or wounded up, the subscriber will have option to migrate to common scheme or to the scheme defined under the section 20 of PFRDA Act। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन केस अगर आपका जो स्कीम है, ठीक है, अंडर द एमएसएफ ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, इन दैट केस आप जो है सब्सक्राइबर है, ये इसके पास ऑप्शन है माइग्रेट करने के लिए कॉमन स्कीम में, या फिर स्कीम्स जो डिफाइन की गई है सेक्शन 22 ऑफ 20(2) ऑफ PFRDA एक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द सब्सक्राइबर डज नॉट मेक सिलेक्शन अपॉन स्कीम डिसकंटिन्यूएशन, अगर उसने कोई सिलेक्शन यहाँ पे नहीं किया, इन दैट केस उसे जो है माइग्रेट कर दिया जाएगा टीयर 1 लाइफ साइकिल 50 स्कीम के अंदर। ठीक है, विच इज मैनेज बाय द सेम पेंशन फंड। ओके, नाउ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो आपका एमएसएफ है, इट अलाउज नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस सब्सक्राइबर टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्कीम्स अंडर द सिंगल PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अक्रॉस डिफरेंट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है, पेंशन फंड्स अंडर द एमएसएफ मस्ट ऑफर एटलीस्ट 2 स्कीम वेरिएंट, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क, ये भी सही है आपका। Then next step, for tier 1 account, subscriber can freely switch between any MSF schemes at any time without any vesting period restriction। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि टीयर 1 अकाउंट वालों को 15 साल के लिए वेस्टिंग पीरियड जो है वो सर्व करना होगा, उसके बाद ही वो स्विच करने का ऑप्शन इन्हें मिलेगा। वेरस टीयर 2 वालों के लिए क्या है, उनके पास ऑप्शनल है, अगर आपको मतलब जो ये पीरियड है ये सर्व करना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एमएसएफ विल बी अवेलेबल टू बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर एप्लीकेबल टू बोथ टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट। नेक्स्ट आता है, मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क फॉर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर अंडर एनपीएस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 October 2025।
ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं आपकी पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइसेंस से रिलेटेड, मतलब पेमेंट एग्रीगेटर से रिलेटेड बेसिकली। तो पहले आपका पॉइंट क्या है, ऑथराइजेशन। बेसिकली बैंक और नॉन बैंक जो है ये दोनों ही पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट बैंक के केसेस में क्या बोला है, इनको स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है आरबीआई से। बट वहीं पे अगर नॉन बैंक आपका है, ठीक है, इन दैट केस उनको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, पेमेंट जो भी कंपनी आपका पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है, उस वो एक तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, इंडियन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होनी चाहिए, और जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है उसकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम वो 15 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर उनकी ये जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट चेंजेस होंगे उनके बारे में आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा विद इन 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स इन मस्ट अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कस्टमर ग्रीवियंस हैंडलिंग। तो इन सब चीजों के लिए नोडल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा नॉन बैंक्स पेमेंट एग्रीगेटर मस्ट कीप मर्चेंट फंड्स इन अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। तो यहाँ पे इनको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट जो है वो यहाँ पे मेंटेन करना होगा, ठीक है, मर्चेंट फंड्स के लिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको फॉलो करना होगा, कंप्लाई करना होगा विद अ पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड पेमेंट एप्लीकेशन डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए ये सब चीजें इन्हें करनी होगी। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है एनुअल सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रिस्पॉन्स टीम दैट इज CERT इन एंड पैनल ऑडिटर्स के साथ ही, मतलब ये चीज मैंडेटरी की गई है कि ये यहाँ पे इनके मेंबर्स आपके होने चाहिए ऑडिटर्स। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट होनी चाहिए आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। So as per the new guidelines by the RBI on payment aggregators, what is the minimum net worth a payment aggregator must have at the time of application? तो कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर जब वो अप्लाई कर रहा है आपके लाइसेंस के लिए टू दी आरबीआई, तो उनको मिनिमम नेटवर्थ मेंटेन करनी होगी 15 करोड़ की। ठीक है, ये क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे थर्ड फाइनेंशियल ईयर में इनको मेंटेन करना होगा 25 करोड़ का आपका नेटवर्थ। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे आपका पेमेंट एग्रीगेटर जो है, पेमेंट एग्रीगेटर की बात चलिए, राइट, ये कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के आपके पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल, ठीक है, जैसे आप कहीं बाहर गए, किसी होटल में खाना खाने गए, आपने वहां पे अपना कार्ड स्वाइप करवाया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक पेमेंट एग्रीगेटर जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारी होती हैं, तो वहाँ पे ये आपका एग्जांपल देखने को मिलता है। और एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, जहाँ पे हम इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अपने देश से बाहर हम जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको, दैट इज पहली इंडियन कंपनी कौन सी बनी थी जिससे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला था। ठीक है, सो इन द ईयर 2024 कैश फ्री पेमेंट जो है, कैश फ्री पेमेंट जो है, ये आपकी पहली कंपनी बनी थी इंडिया की जिसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया गया था। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज सिक्योर्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है पेमेंट डिजिटल पेमेंट कंपनी जिसको फाइनल अप्रूवल मिला है आपका आरबीआई से कि वो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज फोन पे। ठीक है, फोन पे को ये फाइनल अप्रूवल मिला है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का। ठीक है, और ये अप्रूवल दिया जाता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, कौन सा एक्ट होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च एन इंडस्ट्री फर्स्ट ई-रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग फीचर ऑन इट्स मोबाइल एप्लीकेशन लेवरेजिंग द एनपीसीआईज ई-रूपी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली इस मूव से जो ई-रूपी है जो पहले आपका B2C में काम कर रहा है उसको अब P2P में काम करने के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। ई-रूपी जो है वो पर्सन टू पर्सन में भी आपका इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। इस वजह से एक नया फीचर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है इनकी ऐप में। इनकी ऐप कौन सी है? BOB ई पे ऐप इनकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस ऐप में नया फीचर यहाँ पे डाला गया है डिजिटल गिफ्टिंग का, जिसमें आप वाउचर जो है गिफ्ट कर सकते हो ₹1 से 10,000 तक का, ठीक है। ये जो वाउचर होगा ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा एंड ये रिफंड हो जाएगा इन केस अगर वैलिड मतलब जो वैलिडिटी इसकी होगी, ठीक है, उस रेंज में अगर ये यूज नहीं होता है, इन दैट केस इट विल बी रिफंडेड, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है? अनलिमिटेड वाउचर्स आप भेज सकते हो सब्जेक्ट टू दी डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन कैप, ठीक है, डेली जो लिमिट होती है यूपीआई की। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका नाम है QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब ये जो फंड है ये किसने लॉन्च किया है? क्वांट म्यूचुअल फंड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका जो ऑफरिंग है वो आपकी 17 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, 1 अक्टूबर तक ये चला था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट फंड इसकी थी आपकी 10 लाख रुपीस की, ठीक है। एंड दिस क्वांट म्यूचुअल फंड इज मैनेज बाय क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द लेबर ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर increased from 135.32 in July 2025 to what level in August 2025 और जिसका बेस ईयर आपका 2019 है, ठीक है। तो लेबर ब्यूरो ने अभी ऑल इंडिया CPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर के लिए रिलीज किया था, ठीक है। अब जुलाई में ये कितना था? 135.32 था, अब अगस्त में बढ़ के ये आपका जो है 136.34 हो गया है, दैट इज 0.76% का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें रूरल की, ठीक है, रूरल लेबर्स की, तो CPI रूरल लेबर के लिए जुलाई में था 135.66, अगस्त में ये इंक्रीज होके 136.60 हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है फूड इंडेक्स CPI जो है, ठीक है, फूड इंडेक्स या CPI फॉर फूड आइटम्स, ये आपका एग्रीकल्चर लेबर के लिए 137.07 था अगस्त में एंड रूरल के लिए 137.38 था। वहीं पे ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की बात करें तो एग्रीकल्चरल लेबर के लिए 1.07 का देखने को मिला है इन्फ्लेशन, वेयरस रूरल के लिए 1.26% का देखने को मिला है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है ओवरऑल आपका लो ओवरऑल इन्फ्लेशन, राइट। नेक्स्ट आता है फूड इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जो आपका एग्रीकल्चरल लेबर है इसमें -0.55% का हमें देखने को मिला है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट। वहीं पे जो रूरल लेबर है उनके लिए 0.28% का देखने को मिला है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च द क्विक रिस्पॉन्स बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI सर्विसेज फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन दी कतार। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है आपका QR बेस्ड UPI सर्विसेज इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कतार में? तो इट इज NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड कतार का जो नेशनल बैंक आपका है, ठीक है, कतार नेशनल बैंक, इन दोनों के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है QR बेस्ड UPI पेमेंट। बेसिकली कतार ऐसा करने वाला आपका 8वां देश बना है जिसने UPI को कमर्शियल लेवल पे यूज करना स्टार्ट किया है, ठीक है। इससे पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, देन आपका नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE में ये आपका यूज हो रहा है। साथ में ही कौन सा पेमेंट गेटवे यहाँ पे यूज होएगा फॉर द ट्रांजेक्शन? तो इट इज नेटस्टार विच इज अ जापानीज पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। Now next up question है which organization has reaffirmed its commitment to global practices in foreign exchange market by renewing its statement of commitment to the FX that is foreign exchange global float। तो रिसेंटली क्या हुआ है, RBI जो है, RBI बेसिकली इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का वाला काम देखता है, राइट। सो RBI ने रिसेंटली कमिट किया है कि वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपकी हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वो इंडिया में फॉलो करेगा और इसके लिए इसने रिन्यू किया है इट्स स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू दी FX ग्लोबल कोड।
जैसे बेसल नॉर्म आपने सुना होगा, राइट। बेसल नॉर्म क्या है, ये आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर द बैंकिंग सुपरविजन। ऐसे ही आपके एफएक्स ग्लोबल कोड क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड है फॉर गुड प्रैक्टिसेस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो इसके जो स्टैंडर्ड है वो आरबीआई फॉलो करेगा इंडिया में काम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक और बार जो है कमिटमेंट किया है टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय रिन्यूइंग इट्स स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू द एफएक्स ग्लोबल कोड, राइट। अब यहाँ पे एफएक्स ग्लोबल कोड क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ग्लोबल प्रिंसिपल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो डिजाइन की गई हैं फेयर, ट्रांसपेरेंट, लिक्विड एंड ओपन फॉरेक्स मार्केट के लिए, जिसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 2017 में बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, दैट इज BIS, एंड इट इज डेवलप्ड बाय सेंट्रल बैंक्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब इंडिया ने स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट यहाँ पे साइन किया है, ठीक है, कि हम ये कमिट करते हैं कि हम सही और स्टैंडर्ड्स जो हैं आपके फॉरेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड वो यहाँ पे इंडिया में फॉलो करेंगे, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, the Security and Exchange Board of India has raised the minimum net worth requirement for custodians from the existing 50 crore to dash crore aimed at strengthening risk management system. तो recently सेबी ने जो है मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कस्टोडियन की बढ़ा दी है, 25 करोड़ से ये इंक्रीज कर दी है। दैट मीन्स 50 करोड़ पहले थी, 25 करोड़ ऐड करके आपको 75 करोड़ जो है मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इन्होंने कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका इफेक्ट में आएगा 6 मंथ बाद से, ठीक है। साथ में ही जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टोडियन है उनको ये न्यू कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो है ये आपकी मीट करनी होगी विद इन 3 ईयर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं, कौन से रेगुलेशन में अमेंडमेंट किए गए हैं, तो सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996 में, एंड नाउ आफ्टर अमेंडमेंट इट इज नोन एज सेबी कस्टोडियन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, ओके। Now next आपका क्वेश्चन है, which airline has partnered with SBI Card and Payment Services Limited to launch new co-branded premium credit card? तो recently आपका SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज जो सब्सिडरी आपकी है SBI की, ठीक है, इसके साथ कौन सी एयरलाइन ने अग्रीमेंट साइन किया है, कौन सी एयरलाइन ने पार्टनरशिप की है को ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए? तो इट इज योर इंडिगो। इंडिगो ने पार्टनरशिप की है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के साथ, ठीक है। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है इंडिगो ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम, जो अवेलेबल है मास्टर कार्ड एंड रूपे प्लेटफॉर्म्स पे। इसी के साथ इसमें 2 वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, इंडिगो SBI कार्ड जिसकी एनुअल फी आपकी है 1499 प्लस टैक्सेस, दूसरा आपका वेरिएंट आता है इंडिगो SBI कार्ड एलीट जिसकी एनुअल फी आपकी है 4999 प्लस टैक्सेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, that is which NBFC was fined 2.7 lakh by Reserve Bank of India for non-compliance with the norm related to the internal homes bond scheme? तो इनमें से कौन सा NBFC बैंक है जिसपे 2.7 लाख का अभी पेनल्टी लगाया गया है, फाइन लगाया गया है RBI द्वारा, क्योंकि इसने RBI के जो नॉर्म्स होते हैं रिलेटेड टू इंटरनल होम्स बॉन्ड स्कीम ये फॉलो नहीं किए थे। तो इस NBFC का नाम है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ड्यू टू इरेगुलर लेंडिंग प्रोसेस? तो RBI ने रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया है एक NBFC का जिसका नाम है दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इनका लाइसेंस अभी कैंसिल किया है RBI ने, और ये अब कोई भी NBFC बिजनेस जो है वो कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, राइट, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब इनका लाइसेंस कैंसिल क्यों हुआ है? बेसिकली इन्होंने जो आपकी गाइडलाइंस है कोड ऑफ कंडक्ट की वो वायलेट की हैं, जिसकी वजह से RBI ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनका जो है कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब ये इनकी कुछ एप्स हैं, सर्विसिंग ऐप, जैसे किन कैश ऐप, डो लोन ऐप एंड जेस्ट कैश ऐप, ठीक है। Now next question है, Piramal Enterprises Limited has completed its merger with which of the following wholly owned subsidiary after National Company Law Tribunal approval? तो रिसेंटली NCLT के अप्रूवल के बाद पिरामिल एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है इसने मर्जर कंप्लीट किया है पिरामिल फाइनेंस लिमिटेड के साथ,
ठीक है, किसके साथ यहाँ पे मर्जर हुआ है? पिरामल फाइनेंस लिमिटेड के साथ, विच इज अ होली ओन सब्सिडी ऑफ योर पिरामल एंटरप्राइजेस। ठीक है, पिरामल की आपकी होली ओन सब्सिडी है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म पार्टनर्ड विद जियो ब्लैक रॉक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी दैट इज SAE फंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर, जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो रिसेंटली इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है जियो ब्लैक रॉक के साथ? ठीक है, किस चीज के लिए? इस फंड के लिए, पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड जो है उसके लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेटीएम मनी द्वारा ये पार्टनरशिप की गई थी। और जो ये फंड है इसका पीरियड आपका था 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक का, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 500 रुपए की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सप्लाई चेन फाइनेंस टेक्नोलॉजी फर्म हैज पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ इंडिया टू लॉन्च BOI ट्रेड इजी, डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म जो ऑफर करेगा इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल लोन्स टू दी MSMEs विद इन 30 मिनट्स। तो रिसेंटली यहाँ पे आपका जो कैश इनवॉइस है, ठीक है, कैश इनवॉइस ने आपका जो है पार्टनरशिप किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि ये आपका इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर सके MSMEs को। क्लियर है? नाउ बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया इस MOU के तहत, इस पार्टनरशिप के तहत बैंक ऑफ इंडिया का एम है, इनका टारगेट है कि 1000 करोड़ का ये डिस्बर्समेंट यहाँ पे करेंगे विद इन 4 to 6 month, एंड दे विल रीच मोर देन 2 lakh MSMEs across the India. ठीक है, now next is according to the OECD Economic Outlook Interim Report titled Finding the Right Balance in Uncertain Times, September 2025. What is the revised GDP growth forecast for India for the financial year 2026? तो OECD जो है इन्होंने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए GDP प्रोजेक्शन इंडिया की आपकी रिवाइज की है, और ये इन्होंने 6.7 कर दी है अब। ठीक है, कितनी कर दी है? 6.7 ये कर दी है। प्रीवियस एस्टिमेट 6.3 का दिया गया था, नाउ इट इज इंक्रीज टू 6.7%। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.2% यहाँ पे बताई गई है। फाइन। अब बात करें इंडिया के कस्टमर प्राइस इंडेक्स की या CPI इन्फ्लेशन की, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 2.9% बताई गई है, और सेम बताई गई है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ग्लोबल ग्रोथ रेट आपको बताया गया है 3.2% फॉर कैलेंडर ईयर 2025, एंड 2026 के लिए 2.6% बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है ग्लोबल इन्फ्लेशन। ग्लोबल इन्फ्लेशन फॉर कैलेंडर ईयर 2025 3.4% बताया गया है, एंड आपका कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 2.9% ये आपका बताया गया है। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे OECD की। तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मैथियास कॉर्मन, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। Now next question है, which company signed a MOU with Hindustan Copper Limited that is HCL to explore critical and strategic minerals? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ? किस चीज के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को। ओके, सो इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इनका फोकस क्या है? इस MOU के तहत इनका फोकस है एक्सप्लोरेशन पे, एक्सट्रैक्शन पे, रिफाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज। ठीक है, जो ये पार्टनरशिप है इट अलाइंस विद द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो लॉन्च किया गया था आपका जनवरी 2025 में, 7 सालों के लिए टिल 2031। ओके, अब ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसके करंट CMD है डॉक्टर रंजीत राहा, एंड इसके HCL की बात करें तो इसके CMD करंटली हैं आपके संजीव कुमार सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी पार्टनर्ड विद विस्कपे टू एक्सपैंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज? तो इनमें से कौन सी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसने रिसेंटली विस्कपे के साथ पार्टनरशिप की है इनका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज एक्सपैंड करने के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेरूपे कंपनी ने पार्टनरशिप की है ब्रिस्कपे के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिस्कपे जो है इसको इन मंथ ऑफ मार्च इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था RBI से टू ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर आपके 3 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल वाला, एक ऑनलाइन, और तीसरा आता है आपका क्रॉस बॉर्डर वाला। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल RBI ने दिया था ब्रिस्कपे को। ठीक है, नाउ
अब यहाँ पे एक स्लोगन भी इनका है, बॉर्डरलेस पेमेंट बाउंडलेस ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज सिक्योर्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, पेमेंट डिजिटल पेमेंट कंपनी, जिसको फाइनल अप्रूवल मिला है आपका आरबीआई से कि वो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज फोन पे। ठीक है, फोन पे को ये फाइनल अप्रूवल मिला है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का। ठीक है, और ये अप्रूवल दिया जाता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, कौन सा एक्ट होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड regarding the MOU signed by RRP's Electronics Limited during the Semicon India 2025। तो recently RRP Electronics Limited ने बहुत सारे MOU साइन किए हैं, उसी के बारे में आपका जो है स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, जो MOU है ये RRP Electronics Limited ने साइन किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ सपोर्ट करने के लिए HGCAL प्रोजेक्ट को एट CERN फॉर एनहांसिंग हाई एंड सेमीकंडक्टर एप्लीकेशंस। दूसरा है आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स ने MOU साइन किया है पोलरॉन इन्फोटेक के साथ टू एम्बेड साइबर सिक्योरिटी अक्रॉस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तीसरा आता है कि MOU साइन हुआ है राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ फॉर डिजाइनिंग इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम एंड ट्रेनिंग फॉर स्किल्ड सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स। नेक्स्ट आता है MOU एक साइन हुआ है मॉन्गटाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर प्रोवाइडिंग एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। एंड द लास्ट सेज कि एक MOU आपका साइन हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन टूल्स। तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ जो MOU साइन हुआ है दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, पोलरॉन इन्फोटेक के साथ भी MOU साइन हुआ है। तीसरा आपका है राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके साथ भी अग्रीमेंट साइन हुआ है एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वेरस जो फिफ्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। आपका आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कोई भी MOU साइन नहीं किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने कंस्टिट्यूट किया है, आरबीआई ने फॉर्म किया है रेगुलेटरी रिव्यू सेल। ये इसका काम क्या रहेगा, रेगुलेटरी रिव्यू सेल का इसका काम है रिव्यू करना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई ने इशू किए हैं। ठीक है, अब ये क्यों आपका जो है बनाया गया है, ताकि जो हमारे रूल्स हैं वो अप टू डेट और इफेक्टिव रह सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक रेगुलेशन जो है वो एग्जामिन की जाएगी हर 5 से 7 साल में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। एक रेगुलेटरी रिव्यू सेल बनाया गया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आया है, और इसका काम रहेगा कि आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके इशू किए हैं उसको रिव्यू करना। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने सेटअप किया है एक एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन। ठीक है, एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन नाम से एक आपका ग्रुप बनाया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट एंड चैनल इंडस्ट्री फीडबैक इनटू द प्रोसेस। ठीक है, इस काम के लिए इसको बनाया गया है। इनिशियली जो मतलब इसके जो मेंबर्स हैं आपके, उनका इनिशियली टेन्योर रहेगा 3 साल का, और फर्दर इसे 2 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट टू रिव्यू। राइट, नेक्स्ट है इसके चेयर कौन बनाए गए हैं, राणा आशुतोष कुमार सिंह जो MD है SBI के। ठीक है, उनको यहाँ पे चेयर बनाया गया है इस एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन का। नाउ क्वेश्चन, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरबीआई ने सेटअप किया है एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट एंड चैनल इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन हियर इज कि इसके चेयर कौन बनाए गए हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया राणा आशुतोष कुमार सिंह इसके चेयर बनाए गए हैं, और इसके अदर मेंबर कौन कौन से हैं। पहले मेंबर हैं TT श्रीनिवास राघवन जो फॉर्मर MD एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके रहे हैं सुंदरम फाइनेंस में। नेक्स्ट हैं गौतम ठाकुर चेयरमैन ऑफ सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक। श्याम श्रीनिवासन फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। रवि
दुवुरु जो फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं आपके जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के। नेक्स्ट आते हैं एनएस खन्ना, ये फॉर्मर एमडी एंड सीईओ आपके थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, ये क्लियर है। Now next is, which bank become the first wholly owned subsidiary of a foreign bank in India to be authorized by the RBI as a agency bank to collect the GST payment? तो इनमें से कौन सा आपका फॉरेन बैंक की जो है सब्सिडरी है जो बेसिकली जीएसटी पेमेंट कलेक्ट करेगी और इस चीज के लिए आरबीआई ने इसे अप्रूवल दिया है, ठीक है, एज अ एजेंसी बैंक। तो इट इज योर डीबीएस बैंक इंडिया जिसको ये अप्रूवल मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे डीबीएस बैंक का एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है डीबीएस आइडल, उसके माध्यम से यहाँ पे जीएसटी पेमेंट की जा सकेगी, या फिर आरटीजीएस से कर सकते हैं, नेफ्ट से कर सकते हैं, ओटीसी पेमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दी आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन लॉन्च बाय निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इन गांधीनगर गुजरात। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका मेन एम है टू फैसिलिटेट स्पीडी सेटलमेंट। किस चीज की स्पीडी सेटलमेंट हो? अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका मेन एम है स्पीडी सेटलमेंट करवाना अनक्लेम्ड आपके अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की अक्रॉस मेनी मतलब वेरियस सेक्टर्स। ओके, नाउ जो ये कैंपेन है इसे कंडक्ट किया जाएगा आपका सारे स्टेट्स एंड यूटीज में ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2025। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक ये कैंपेन आपका चलेगा जिसका काम क्या है, स्पीडी मतलब जो प्रोसेस है उसको तेज करना सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइन अ co-lending agreement with India Infoline Finance Limited, that is IIFL, to provide small borrowers easier and affordable credit on gold for agriculture and allied activities। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने को लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है आईआईएफएल के साथ, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस के साथ, ताकि ये स्मॉल बोरोवर्स को जो है इजियर एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड कर सके ऑन द गोल्ड for their agriculture and allied activities. So it is your Bank of Baroda। ठीक है, किसने साइन किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये को लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये टारगेट करेगा अंडर सर्व्ड एंड अनबैंक्ड कस्टमर सेगमेंट्स को अक्रॉस योर सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द Tata AIG General Insurance Company signed a bank assurance agreement with which small finance bank to expand insurance access across rural and urban areas। तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो है इस कंपनी ने बैंक अश्योरेंस टाइप किया है आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये इसका मेन एम क्या है कि ये अपना इंश्योरेंस एक्सेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं पी वसुदेवन, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके एमडी हैं अमित गनोरकर, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2001। Now next is, which bank in partnership with a FreeCharge launch gold backed credit on UPI to provide instant credit to the customer। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है फ्रीचार्ज के साथ लॉन्च करने के लिए गोल्ड बैक्ड क्रेडिट ऑन UPI ताकि ये प्रोवाइड कर सके इंस्टेंट क्रेडिट टू द कस्टमर? तो इट इज योर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है फ्रीचार्ज के साथ। क्लियर है? Next question is, which digital payment platform in collaboration with the MasterCard launch an exclusive tap and pay feature for MasterCard cardholders in India? इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने कोलैबोरेट किया है मास्टरकार्ड के साथ टैप एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड कार्ड होल्डर्स के लिए इन इंडिया? सो इट इज योर फोन पे। ठीक है, कौन सी कंपनी है आपकी, कौन सा प्लेटफॉर्म है? इट इज योर फोन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ग्रोथ स्लोज एज अ न्यू ग्लोबल ट्रेड एनवायरमेंट टेक्स शेप। ये आपकी रिपोर्ट थी एंड इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी फॉरकास्ट है वो यहाँ पे बताई गई है कि एडीबी ने मेंशन किया है कि इंडिया की जो जीडीपी फॉरकास्ट है ये ग्रो करेगी बाय विच परसेंट? बाय 6.5%
इन दी फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड फाइनेंशियल ईयर 2027। तो दोनों के लिए ही 6.5% की जीडीपी ग्रोथ इन्होंने बताई है इंडिया की। ठीक है, इंडिया की इन्फ्लेशन फोरकास्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 3.1 बताई गई है, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.2 बताई गई है। वहीं पे ईस्ट एशिया की जीडीपी भी यहाँ पे मेंशन की गई है। For the 2025 it is 4.4% and 2026 के लिए 3.9%। साउथ एशिया की जीडीपी आपकी रहेगी फॉर द ईयर 2025 इट इज 5.9% एंड 6% आपकी रहेगी 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंपनी साइन अ नॉन बाइंडिंग जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड एंड द प्रोविंस of a North Holland to accelerate decarbonization of its operation at the IJmuiden site। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है इंडिया की जिसने नॉन बाइंडिंग जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड के साथ एंड द प्रोविंस ऑफ नॉर्थ हॉलैंड के साथ। ठीक है, तो इट इज टाटा स्टील लिमिटेड जिन्होंने ये जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फंडिंग की बात करें तो डच गवर्नमेंट यहाँ पे अप टू 2 बिलियन यूरो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए देने वाली है। आपका यूरोपियन यूनियन इनोवेशन फंड आपका 300 मिलियन यूरो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा और जो रिमेनिंग कॉस्ट होगा इट विल बी कवर्ड बाय दी टाटा स्टील नीदरलैंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट फेज जो है इसमें ब्लास्ट फर्नेस 7 एंड कोक एंड गैस प्लांट 2 जो है वो डिकमीशन किया जाएगा एंड डायरेक्ट रिडक्शन प्लान एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, इनिशियली ये जो प्लांट्स हैं ये आपके नेचुरल गैस पे रन किए जाएंगे विद अ फ्यूचर शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये बाकी बाद में हाइड्रोजन एंड बायोमीथेन में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका 5.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी या कार्बन एमिशन जो आपका है, ठीक है, वो कम करेगा, वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष पांडे एंड कल्याण कुमार एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक रिस्पेक्टिवली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है जिसके चेयर आपके पीएम मोदी जी हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अप्रूव किया है जो आशीष पांडे हैं ये एमडी एंड सीईओ आपके जो है अपॉइंट किए गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं कल्याण कुमार। क्लियर है? अब आशीष पांडे जो है ये सक्सीड करेंगे ए मनी मिखलाई को एंड कल्याण कुमार रिप्लेस करेंगे ममता आपके मतम वेंकटा राव को या एमवी राव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ मित्र, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय सेबी टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू ट्रैक एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज। तो रिसेंटली सेबी द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मित्र नाम से। इसका काम क्या रहेगा, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रैक कर सकेंगे और रिक्लेम कर सकेंगे इनके इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज को। ठीक है, अब मित्र का फुल फॉर्म क्या है, इट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी एंड इट विल बी मैनेज्ड बाय कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड दैट इज CAMS एंड केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, इन दोनों द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन scheme during the National Conclave on DIA in New Delhi to strengthen MSMEs across India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपकी DIA स्कीम को लॉन्च किया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन स्कीम को लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय दी सिडबी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने, और इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ यूपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज पेनलाइज्ड बाय आरबीआई विद अ 31.8 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस विद अ डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एंड क्लासिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे रिसेंटली आरबीआई ने आपकी पेनल्टी लगाई है 31.8 लाख की? तो इट इज योर इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन से बैंक पे ये पेनल्टी लगी है? इंडियन ओवरसीज बैंक पे पेनल्टी लगाई गई है 31.8 लाख की। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक entered into a strategic bank assurance partnership with Life Insurance Corporation of India। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ LIC का बैंक अश्योरेंस टाई अप हुआ है? तो इट इज योर RBL बैंक।
आरबीएल बैंक के साथ एलआईसी का बैंक इंश्योरेंस टाई अप रिसेंटली आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आईआरडीएआई टू फॉर इट्स कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस। तो आईआरडीएआई ने रिसेंटली आपका कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस दिया है फटाक पे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो फटाक सिक्योर है या आपका फटाक पे इंश्योरेंस सॉल्यूशन है, ये ऑफर करेगा मोटर, हेल्थ, एक्सीडेंट, लाइफ, कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमेबल इंश्योरेंस को टू दी अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च दी पेमेंट्स का ए टू जेड यूपीआई फीचर इन इंडिया, जो इंटीग्रेट करता है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, Amazon पे बैलेंस एंड Amazon पे लेटर टू सिंप्लीफाई डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो रिसेंटली ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है Amazon पे ने। ओके, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब की फीचर यहाँ पे क्या है, यूनिफाइड पेमेंट डैशबोर्ड आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑटो पे की फैसिलिटी मिलेगी, वॉलेट यूपीआई, पर्सनलाइज्ड रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे, स्मार्ट रिकमेंडेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर अ 3-year टर्म। तो 3 साल के लिए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं आरबीआई के, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है शीरिष चंद्र मुर्मू। ठीक है, क्या नाम है इनका, शीरिष चंद्र मुर्मू, जिनको रिसेंटली डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, और इन्होंने जो राजेश्वर राव जी हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस किया है। इसके अलावा अदर 3 गवर्नर्स कौन से हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर्स आरबीआई के, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जना किरमन एंड पूनम गुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर क्लेम सेटलमेंट ऑफ डिसीज कस्टमर्स बैंक अकाउंट एंड लॉकर्स। तो रिसेंटली आरबीआई ने जो है रिवाइज किए हैं आपके मतलब गाइडलाइंस या आपके जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पे रिवाइज किए हैं रिगार्डिंग दी डिसीज कस्टमर्स बैंक अकाउंट एंड लॉकर। तो पहले आपका डिटेल देखते हैं, उसके बाद जाके क्वेश्चन आपका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे होना चाहिए। मतलब जो भी आपकी गाइडलाइंस रिवाइज की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कब तक करना है, 31 मार्च 2026 तक। ये सारे बैंकों को बोला गया है। दूसरा है, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो डिपॉजिट अकाउंट जो है डिसीज कस्टमर का, एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड आर्टिकल्स इन अ सेफ कस्टडी। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, जिनके बेसिस पे ये रूल आपके जिनके लिए ये रूल आपके बनाए गए हैं, रिवाइज किए गए हैं। ठीक है, क्लेमिंग प्रोसेस कैसे होगा, अगर तो नॉमिनी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इफ अ नॉमिनी और अ सर्वाइवरशिप क्लॉज एग्जिस्ट, अगर कोई क्लॉज यहाँ पे है फिर तो उसके अकॉर्डिंग काम होएगा। एंड जो बैलेंस है आपका ये डायरेक्टली पे किया जाएगा नॉमिनी को, नॉमिनी ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है, अगर कोई नॉमिनी नहीं है, कोई क्लॉज यहाँ पे नहीं है, इन दैट केस सिंप्लीफाइड प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा फॉर क्लेम्स बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये आपके कॉर्पोरेटिव बैंक और जो अदर बैंक है उनके लिए अलग है। जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 5 लाख है, 5 लाख है, एंड अदर बैंक्स के लिए ये आपका 15 लाख है। ठीक है, देन यहाँ पे टाइमलाइन क्या है फॉर क्लेम सेटलमेंट। जैसे डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लेम जो है वो आपका विद इन 15 कैलेंडर डे सेटल होना चाहिए आफ्टर रिसीविंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉकर की अगर हम बात करें तो बैंक जो है इनको कॉन्टैक्ट करना होगा क्लेमेंट्स को एंड सेट करना होगा इन्वेंट्री डेट विद इन 15 डेज। तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर ये चीज बैंक फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस जो डिपॉजिट आपका डिपॉजिट अकाउंट है, इन दैट केस आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट एट बैंक रेट जो है +4% PA यहाँ पे बैंक देगा। इसके अलावा लॉकर एंड सेफ कस्टडी की बात करें तो यहाँ पे अगर डिले होता है, इन दैट केस पर डे का 5000 रुपीज इन्हें देना होगा, मतलब बैंक को देना होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन है आपका क्या है यहाँ पे कि कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आरबीआई जो है इन्होंने मैंडेट किया है दैट द बैंक मस्ट सेटल क्लेम्स रिलेटेड टू डिसीज्ड कस्टमर डिपॉजिट अकाउंट विद इन 15 कैलेंडर डेज ऑफ रिसीविंग ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कि जो रिवाइज नॉर्म्स है
they are applicable to deposit account, safe deposit locker and articles kept in the safe custody by deceased customer. Next है for claims related to safe deposit locker or safe custody articles, bank must contact the claimant and fix the inventory date within 20 days of receiving the claim. Next है if a deposit account has nominee or is operated under the survivorship clause, the bank must release funds to the nominee or survivor without requiring legal document. Next आता है the threshold limit for simplified claim settlement without legal document is 5 lakh for corporate banks and 15 lakhs for all other banks. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है which is option number C कि यहाँ पे within 15 days में जो है काम होना चाहिए, बट मेंशन किया है 20 days, तो this is the incorrect statement. Okay. Now next question है which international financial institution approved a 190 million US dollar loan for इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 190 मिलियन US डॉलर का लोन आपका अप्रूव किया है इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए? तो इसे इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसी कौन सी है? मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका ऑपरेशनल हो जाएगा बाय जनवरी 2030. ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट है ये आपका रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एंड इट इज एस्टिमेटेड 12,414 ऑफ कार्बन मतलब जो आपके CO2 इक्विवेलेंट है ये आपका जो है रिड्यूस यहाँ पे होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो दुबई UAE में आपकी हुई थी. ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इन्होंने लॉन्च किया था UPU. UPI का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. UPU क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है. ठीक है, तो UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि आपका जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो इजीली हो पाए. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट विच कनेक्ट्स इंडियाज UPI विद द UPU इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म टू इनेबल सीमलेस ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो है इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड UPU ने मिलकर इसे आपका डेवलप किया है. ठीक है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि इंडिया ने अनाउंस किया है रिसेंटली 10 मिलियन US डॉलर कमिटमेंट टू फॉस्टर इनोवेशन इन ई-कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट. इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ A and B आर करेक्ट एंड लास्ट सेज ऑल A, B and C आर करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है. आंसर हो जाएगा ऑल A, B and C आर करेक्ट. नाउ अब बात करते हैं 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की. ये आपका 4 साल में एक बार होती है. ठीक है, इट हेल्ड एवरी 4 years. ठीक है, देन इसका वेन्यू कहाँ पे था? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. थीम थी लीडिंग चेंज क्रिएटिंग द फ्यूचर. थीम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. देन यहाँ पे इसके चेयर कौन बनाए गए थे? तारिक अहमद अल वाहिदी जो है ये इलेक्ट किए गए हैं चेयर 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के. और इंडिया की बात करें, इंडिया कब इसका मेंबर बना था UPU का? तो 1874 में बना था. ओके, नाउ UPU की बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल करेंटली है मासाहिको मितोकी. हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, बर्न स्विट्जरलैंड में. मेंबर करेंटली है 192 एंड इसे 1874 में आपका स्टैब्लिश किया गया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज कोलैबोरेटेड विद सेबी टू डेवलप द वैलिडेटेड UPI handles and SEBI check initiative to strengthen investor payment security. तो रिसेंटली सेबी ने लॉन्च किया है आपका @valid UPI handle एंड SEBI check initiatives को, और ये डेवलप किए गए हैं इन कोलैबोरेशन विद NPCI. ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेबी ने मिलकर इनको डेवलप किया है आपका @UPI हैंडल एंड सेबी चेक. अब एक एक करके दोनों ही इनिशिएटिव्स की बात करेंगे. पहले बात करते हैं आपके UPI हैंडल की. इसको लॉन्च किया गया है इंश्योर करने के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर सेंडिंग मनी ओनली टू द वेरीफाइड और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, चाहे वो आपका ब्रोकर हो या म्यूचुअल फंड हाउसेस हो. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सफिक्स भी जो है ऐड किए गए हैं क्लैरिफाई करने के लिए इंटरमीडियरीज को. जैसे अगर ब्रोकर होगा तो ये अपनी मेल ID में आपको .BRA के नाम का इनका जो है मिल जाएगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ABC
BRK@valid। तो इस टाइप का आपको जो है ये हैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड है तो .mf यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, जब आप पेमेंट करेंगे व्हेन मेकिंग अ पेमेंट यूजिंग @valid UPI ID, आपका थम्स अप आइकन यहाँ पे आपको विजिबल होगा इनसाइड अ ग्रीन ट्राइंगल अपीयर्स। ठीक है, जैसे ट्विटर का जो वेरीफाइड हैंडल आपका होता है उसमें आपका ब्लू चेक होता है, राइट, है ना, होता है, जो वेरीफाइड होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे वैलिड इंटरमीडियरीज को, तो इन दैट केस आपका थम्स अप यहाँ पे विजिबल होगा। जैसे एक ट्राइंगल आपको ही मिलेगा ग्रीन कलर का, उसके अंदर आपको थम्स अप आइकन जो है विजिबल होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ मिसिंग होती है तो ये आपका इट विल एक्ट एज अ रेड फ्लैग। ठीक है, ये वार्निंग यहाँ पे होगी, वार्निंग इन्वेस्टर्स ऑफ अ पोटेंशियल फ्रॉड और अनवेरिफाइड रेसिपिएंट। तो वेरीफाइड वाले जो होंगे उसमें क्या आइकन आएगा, आपका ग्रीन ट्राइंगल के अंदर आपका थम्स अप आइकन यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेबी चेक की। तो ये आपका एक सेल्फ वेरिफिकेशन टूल है टू लेट इन्वेस्टर कंफर्म वेदर अ UPI ID और अ बैंक अकाउंट बिलोंग्स टू दी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये आप सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका यूज किया जा सकता है UPI पेमेंट से। ठीक है, अगर आप नेफ्ट से कर रहे हो, IMPS से कर रहे हो, RTGS से कर रहे हो, तो इसको इन सब में हम यूज कर सकते हैं। साथ में ही इंटरमीडियरी का बैंक अकाउंट और IFSC कोड जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। एक तो मतलब या उसका जो आपका UPI हैंडल है वो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, आपकी सेबी चेक पोर्टल जो है सेबी की वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो, या फिर सेबी की सारथी ऐप जो है, इन दोनों ही जगह से आप इंटरमीडियरी की UPI हैंडल, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी इन कोलैबोरेशन विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च दी विच क्रेडिट कार्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड। तो रिसेंटली फोन पे ने आपका इन कोलैबोरेशन विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया है विश क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, और ये रुपे क्रेडिट कार्ड आपका होगा। साथ में ही इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो आपका है वो कितना रिक्वायर्ड है, आपका 2000 का रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉर्पोरेटिव बैंक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट यूथ वर्कर्स डिजिटल ऐप इन पार्टनरशिप विद दी उमंतु सिस्टम। तो रिसेंटली आपका जो कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला यूथ फोकस्ड डिजिटल ऐप, जिसका नाम रखा गया है आपका कॉस्मोस गलगल ऐप। ठीक है, और ये किसकी पार्टनरशिप में इन्होंने लॉन्च की है, उमंतु सिस्टम के कोलैबोरेशन में इन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब ये जो ऐप है ये वीडियो KYC का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो 15 मिनट्स के अंदर कहीं से भी। ठीक है, आपको बैंक की ब्रांच आने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी इसे ओपन करवा सकते हो। ठीक है, घर बैठे बैठे करवा सकते हो। साथ में ही इसमें बैंकिंग सर्विसेज आपको डिपॉजिट मनी जो है, बैंक ट्रांसफर्स, फिक्स डिपॉजिट, अकाउंट स्टेटमेंट, इन सब की सर्विसेज आपको जो है दी जाती है। साथ में ही वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द ऑनलाइन यूज, एंड फिजिकल रुपए प्लैटिनम कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद द येस बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट RBI कंप्लायंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर पेमेंट्स। तो इनमें से आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने कोलैबोरेट किया है येस बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहला RBI कंप्लायंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर द पेमेंट्स? तो इट इज योर रेजर पे। ठीक है, रेजर पे ने कोलैबोरेट किया है येस बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए इस इनिशिएटिव को, और इसके तहत जैसे हम ट्रेडिशनल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉलो करते हैं, जैसे आपको पिन आता है, ठीक है, आप पिन डालते हो, फिर आपको SMS आता है, उसमें OTP आता है, फिर OTP डालते हो, तो ये सब चीज़ें अब ना करके सीधा आपके जो फेशियल रिकॉग्निशन है उससे पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो सिस्टम है इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग अप टू 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे एक फायदा क्या होगा कि जो OTP डिले की वजह से ट्रांजेक्शन में दिक्कत होती है वो चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, और हमारी जो पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। फाइन, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।